तो आज हम लोग कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और ये लाइट यानी प्रकाश का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश एक तरह का विकिरण है। जैसे मान लीजिए प्रकाश को जानने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम इस कमरे में हैं और इस कमरे में चारों तरफ से मान लीजिए अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद इसमें अगर हम बल्ब जला देते हैं या कैंडल जला देते हैं तो हमको वो सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैंडल जल गई है या जो बल्ब जल गया है उससे विकिरण निकलता है, एक तरह की ऊर्जा निकलती है और वो वस्तु पर पड़ती है। वस्तु पर गिरने के बाद वहाँ से उस वस्तु से वो हमारी आँखों में आती है। तो इस तरह से वो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं प्रकाश वह है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। या दूसरे शब्दों में प्रकाश जो है एक तरह की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों में पड़ता है और हमको वस्तु दिखाई पड़ती है। लेकिन जो वास्तव में इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जब ये तरंग है तो इसमें तरंग दैर्घ्य होगी और आवृत्ति भी होगी। तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। इसको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है जिसको हम लोग लैम्डा से निरूपित करते हैं, तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारी जो प्रकाश है यानी हमारा जो प्रकाश है वो इस रेंज में आता है। अब हम प्रकाश की चाल के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश की चाल जिसको हम लोग c से निरूपित करते हैं 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है। इसका मात्रक है 3 × 10 इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड है और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश किस तरह से परावर्तित होता है, क्या नियम लगते हैं, कैसे होता है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, ऊपर लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब परावर्तन से क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो वस्तु से प्रकाश वहाँ से चलता है और चलने के बाद वो प्रकाश हमारी आँखों में आता है, तो इस घटना को हम कहते हैं कि प्रकाश वहाँ से जो है परावर्तित हो रहा है, वहाँ से आ रहा है। अब प्रकाश के परावर्तित होने को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं और दर्पण में इसकी एक सतह खुरदरी है, दूसरी सतह चिकनी है। तो जब मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ आती है, इस तरह से प्रकाश की किरण यहाँ पर हम लोग इसको AB मान लेते हैं और यहाँ M1 मान लेते हैं, यहाँ M2 मान लेते हैं। अब ये प्रकाश की एक किरण यहाँ पर आ रही है। इस किरण को मान लीजिए हम लोग यहाँ N नाम दे देते हैं, तो M2 यानी एक प्रकाश की किरण जो आ रही है, जो यहाँ पे परावर्तक तल है, इससे परिवर्तित होकर वो इस दिशा में चली जाएगी। अब ये जो किरण है इसको हम लोग O लिख देते हैं। तो M2 जो ये किरण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसका नाम क्या देंगे? ये है आपतित किरण। इसको हम लोग लिखेंगे आपतित किरण, क्योंकि ये इसके ऊपर पड़ रही है और जो यहाँ से वापस जा रही है इसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। और ये जो होता है इसके ऊपर जो हम लोग इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब हमारा हो गया, अभिलंब कौन सा हो गया? M1 M2 अभिलंब है। अब यह अभिलंब होता क्या है? अभिलंब का मतलब क्या होता है? अभिलंब का मतलब ये होता है कि जैसे ही मान लीजिए कोई प्लेन है ये, और इसके ऊपर कोई इस तरह से लंबवत रेखा खींच दी जाए, इससे 90 डिग्री कोण इधर हो और 90 डिग्री कोण इधर हो, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये उस पर अभिलंब है। तो इस तरह से कोई भी जो प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसके लिए यहाँ पर एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है, एक अभिलंब होता है और ये हमारा एक दर्पण होता है। तो दर्पण से ये किरणें चलती हैं और जो है इस तरह से आपतित और परावर्तित होती हैं। अब यहाँ पर आपतित किरण के बीच जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और इसी तरह से जो इधर बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित कोण। आपतित कोण और परावर्तित कोण। तो प्रकाश को समझने के लिए आगे हमको ये चीज़ें आना बहुत आवश्यक है कि उसमें एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है, एक अभिलंब होता है
और अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और अभिलंब और जो परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको परावर्तित कोण कहते हैं। अब हम लोग नियम देखते हैं कि परावर्तन के क्या नियम हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के क्या नियम हैं? तो परावर्तन के दो नियम क्या हैं? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला हो गया, होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो चीजें हो गई। अब जनरली हम लोग आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? I मतलब इंसिडेंट, रे मतलब, R मतलब रिफ्लेक्टेड। तो हमेशा हम लोग आपतन कोण को I से, यानी आपतन कोण I बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण R के। तो इस तरह से हम लोग ऐसे लिखते हैं, जबकि हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे कोण I इक्वल टू कोण R, एंगल I इक्वल टू एंगल R, या कोण I इक्वल टू कोण R। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि परावर्तन के क्या नियम हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब ये होता है जब भी ये किरणें परावर्तित होती हैं, परावर्तित होके किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। यानी वस्तु को हम लोग बिंब, और जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। तो बिंब और प्रतिबिंब, लेकिन बिंब बहुत कम बोलते हैं, जनरली हम लोग वस्तु बोलते हैं। तो वस्तु हो गई और वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। तो इसकी परिभाषा हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? यदि प्रकाश की किरणें किरणें किसी बिंदु से चलकर यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो अथवा, इसको काट दीजिए, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों चीजें मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो क्या है, यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, देखो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर पहले परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किस हिसाब से होता है, परावर्तन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे, दोनों कंडीशंस होती हैं, मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो दूसरा बिंदु होता है उसको हम लोग पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देख लेते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वहाँ पर वास्तव में मिलती हैं, कौन मिलती हैं? देखो बिंदु, वो बिंदु वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि वो बिंदु वहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं।